समस्याएं आ रही हैं और रोजगार स्थापित करने से संबंधित आज जो हम लेके चले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अब मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र रूरा मत्तू, आप लोग शायद जानते हो, और काफ़ी ऐसे किसान हैं हमारे जो नियमित हमारे यहाँ आते रहते हैं। वहाँ पे कृषि प्रसार का वैज्ञानिक हूँ। नाम मेरा मिस्टर जोशी है और अलग अलग जगह से मैंने अपना विद्या पार्जन किया। जैसे मैं पंजाब में रहा, हरियाणा में रहा, मैं पंतनगर से मैंने ग्रेजुएशन किया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की हरियाणा की, और बुंदेलखंड में मुझे सौभाग्य मिला है कि आप लोगों के बीच में अब कार्य कर रहा हूँ। देखिए साहब, क्या कारण है कि हमारे जो युवा हैं, यूथ खासतौर पर जो एग्रीकल्चर के यूथ हैं हमारे, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जैसे अभी हमारे माननीय गणों ने बताया कि देखिए यहाँ से काफ़ी लोग जो है गोलगप्पे के लिए काम करने के लिए, पानी पूरी जिसको बोलते हैं, गुजरात और अन्य शहरों की तरफ जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सस्ते है। अभी कोविड में हमने देखा क्या स्थिति हुई थी। अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, संसाधनों की बात करें, तो भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और आप लोगों के पास वो संसाधन होते हुए भी आप लोगों को अगर अपनी जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ कारण है। प्रेजेंटेशन तो खैर कल जब जादव साहब से बात हुई तो ये हुआ कि कब एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम किसानों को बात बताएंगे और कृषि विज्ञान केंद्र क्या करता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बहुत जल्दी में एक प्रेजेंटेशन ये तैयार किया गया। मैं सिर्फ एक ये सांकेतिक प्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक है कि आपको कुछ चीज़ें मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्योंकि स्टडीज जो है, रिसर्च जो है वो कई कई लेवल पे होती है। जो हम कहते ही हैं कि साहब थोड़ा सा 1000 किसानों को बनाइए, आप उनको एकत्रित कीजिए जिनके पास उत्पाद होगा। तो हम एक डेफिनेशन देते हैं, तो वो भी रखिए, ऐसी फैमिली को भी जोड़िए जो वो खरीद सके। चाइना ने क्या किया, उनके पास 1000 की आबादी थी और वो खरीदने वाली 1000 की आबादी हमारे देश में पकड़ ली। हमने देखे अपना सारा कचरा जो है साहब हमारे यहाँ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टेटमेंट थोड़ा इंग्लिश में है कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, यानी जो सबसे ज्यादा उत्पाद करती है वो अर्थव्यवस्था इस समय चाइना है। क्या चीज नहीं बनाती चाइना। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ सर, टॉय इंडस्ट्री की बात करते हैं। आज भी अब मेलों में जाओगे तो हमारे यहाँ पे एक वो नाव होगी, वो पानी में घुमाने वाली, और आप देखेंगे कि वो लकड़ी के खिलौने अभी भी बिकते हैं। और आप अगर चाइना के टॉय इंडस्ट्री देख लीजिए तो ड्रोन आ गए हैं, हजारों करोड़ों के खिलौने। जितने भी आप शहरों में जाएंगे अपने बच्चों के लिए लेने जाते होंगे, देखते होंगे जितने टॉयज हैं, खिलौने हैं, सब चाइना से आ गए और बड़े अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल बेस। मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया पूरे वर्ल्ड में। मोबाइल फ़ोन की जितने भी उसके अंदर डिवाइस में जितनी चीज़ें लगती हैं, आज चाहे बड़ी बड़ी कंपनी दावा कर लें, iOS सिस्टम लेके आई थी एप्पल की कंपनी, उनके भी पार्ट जो हैं अब चाइना डिलीवर करने जा रहा है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और हमारे देश में तो है चार्जर आता है वो चाइना का आता है, पीछे का कवर आता है वो चाइना का आता है। आखिर क्या कारण है कि हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, चाइना ये काम कर ले रहा है। और इतनी बड़ी आबादी को कैसे उन्होंने स्थापित कर रखा है काम में। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, तो पहले तो हमें चाइना के मॉडल को समझना पड़ेगा साहब, तब हम कुछ चीज़ें समझेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम भी इस मॉडल से निकले हुए हैं पूर्व में। अभी एक गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, मैं मतलब देखिए चीज़ें जो है अलग अलग मैं देखता हूँ, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी मैं चीज़ें देखने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट ने अभी एक ODOP करके एक स्कीम चलाई है, आप लोग सब जानते होंगे। हमारा जो जिला है वो मटर के लिए चुना गया है। मटर हमारे जिले में बहुत अच्छी स्कीम है, फार्मर्स को बेनिफिट देने की स्कीम है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे डाइवर्सिफिकेशन को अफेक्ट करती है साहब, विविधताओं को अफेक्ट करती है। और विविधता जो है वो हमें रोजगार देता है, ये आप मानते। जब तक हमारे पास विविधता नहीं होगी हम बहुत अधिक रोजगार स्थापित नहीं कर पाएंगे। पहले क्या होता था साहब, एक गांव होता था अंग्रेजों के आने से पहले, जैसे साहब ने कहा कि गौआधारित खेती की हम बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, डेफिनेटली प्राकृतिक खेती की बात दोबारा चल रही है। पहले ये होता था कि गांव में इकोनॉमी ऐसे चलती थी कि गांव में ही और गांव के आसपास के क्षेत्र से ही उसकी सारी पूर्ति हो जाया करती थी। मान लीजिए हम
हम एक छोटे से पूजन के लिए गए साहब, तो एक बड़ा लंबा थोड़ा पर्चा एक पंडित जी पकड़ा दिया करते थे कि साहब ये लाओ, लौंग लाओ, हल्दी लाओ, ये लाओ, और एक बहुत लंबा पर्चा हुआ करता जिसमें कम से कम 75 चीज़ होती चाहे 50 ग्राम की, 10 ग्राम, 50 ग्राम, और वो सारी चीज़ें जो है वो हम उसके लिए हमें मतलब इंटरनेशनल मार्केट को देखना नहीं पड़ता था कि साहब हम जो है बाहर से एक्सपोर्ट करवाएं चीज़ों को, वो हमारे आसपास की चीज़ें हमारे आसपास में मिल जाया करती थी। हुआ क्या उसके बाद, हमें किस चीज़ ने कमज़ोर किया? हमें कमज़ोर किया हमारी प्राइसेस की डिमांड। साहब हमें चीज़ों के उच्च भाव मिले, और इस चीज़ को ख़त्म करते हुए हम जो है सिंगल कमोडिटी की तरफ बढ़ते चलेंगे। जब सिंगल कमोडिटी होगा तो सिंगल कमोडिटी में यानी एक उत्पाद होगा तो एक उत्पाद में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता। चलिए मैं थोड़ा सा और दृष्टि डालता हूँ आपकी चीज़ों पे। बाजार की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है विषय बाजार का। देखिए बाजार चलता है सिर्फ दो चीज़ों पे, एक चलता है डिमांड और सप्लाई, ठीक है ना? कितनी डिमांड आ रही है और कितनी आप सप्लाई कर पा रहे हैं। 16वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत आए, जब कहा जाता है वास्को डी गामा साहब ने यहाँ खोज की, इसलिए आए थे यहाँ। उस समय पे कितने लोग यहाँ आया करते थे, चाहे ब्रिटिशर्स आए, पोर्टुगीज आए, कहा जाता था कि साहब भारत जो है यहाँ पर मसाले बहुत अच्छे होते हैं, स्पाइसेस, मसालों की हम बात कर रहे हैं, और इस स्पाइसेस की डिमांड के लिए उन लोगों को यहाँ तक खींच के लाई। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूरा हमारी तरफ इसलिए आया क्योंकि उनको स्पाइसेस चाहिए थे, मसाले चाहिए, और आने के बाद तो वो रुकी कर गए हमारे ऊपर, ये गलत विषय है। तो बाजार जो है दो चीज़ों पे है। अब मैं आपको चाइना का मॉडल बता रहा था। देखिए साहब चाइना में क्या है, आप लोग कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हम एक चार्जर है या एक पेन समझ लीजिए, ये चाइना हमें दे रहा है 10 रुपये में और हमारे यहाँ इसकी कीमत 30 रुपये है। तो ऐसे क्या कारण है कि चाइना हमें 10 रुपये में दे रहा है? वो क्या कारण है? ऐसे क्यों चीज़ें सस्ती है? वो हम घरों में दिवालियों पे लड़ियाँ लगाया करते थे साहब, उसका बल्ब आया करता था 30 रुपये का, 0 वाट का जो ला के लगाते थे, और आज 30 रुपये में पूरी लड़ी आ जाती है। चाइना ने ऐसा क्या डेवलप किया, क्या उसके पास ताकत, उसने कौन सा मॉडल बना लिया ऐसा? कोई बताएगा साहब इसमें? देखिए मैं बताता हूँ उसमें कि उनका मॉडल क्या है। मान लीजिए पेन है, हमारे यहाँ इस पेन को बनाने की एक कंपनी लगी, उसका नाम रोटोमैक है। रोटोमैक ने अपनी एक कंपनी स्थापित की, अपने यहाँ पे पेन बना रही है वो, और वो पेन बनाने के बाद जो टैक्सेस है गवर्नमेंट के वो पे करने के बाद वो मार्केट में निकाल देगी। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता था। चाइना में एक कंपनी में एक इंडस्ट्री छोटी सी लगेगी, जो ये पीछे का जो इसका कवर है, जो इसके पीछे लगा हुआ है, वो सब मात्र ये बनाएंगे। इसके अंदर जो रिफिल लगी है, एक इंडस्ट्री उस चीज़ की दूसरे घर में लगी होगी छत पे, जो सिर्फ इसकी रिफिल बना रही है। उसके आगे की निब है, एक कंपनी वो निब बना रही है, सिर्फ इसमें रबड़ लग रही है, एक कंपनी है रबड़ लगा रही है, सिर्फ रबड़ बनाने का काम कर रहे हैं वो। इसके आगे जो ये वाला कैप लगा हुआ है, एक कंपनी ये कैप बना रही है, इसकी जो बॉडी है एक कंपनी एक वो बॉडी बना रही है। कंपनी मतलब एक यूनिट, छोटी यूनिट की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। और इन सब के बाद एक कंपनी ऐसी है जो इन सबको जोड़ रही है और जोड़ के एक पेन बना रही है, और उसके बाद एक कंपनी ऐसी है जो इसको मार्केट के कचड़े को हमारे यहाँ फेंक रही है। तो जो काम एक हमारे यहाँ पे एक आदमी कर रहा है, वहाँ वो काम 10 आदमी कर रहे हैं। और इसी वजह से जो उनकी लेबर फोर्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप ये लेने जाएंगे साहब आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, इसके पीछे बहुत सारी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, वो उनकी बहुत हल्की हो जाती है। मोबाइल चार्जर की हम बात करते हैं तो यही उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके उसका पिन कोई और बना रहा है, उसकी वायर कोई और बना रहा है, उसकी निब कोई और बना रहा है, और अल्टीमेटली उसको असेंबल करके कोई और बेच दे रहा है हमारे यहाँ पे, कोई और मार्केट में उसे बेच रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ पे है कि हम लोग जो है कोई इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले उसमें फंस जाते हैं कि साहब हमें बहुत सारे पेपर वर्क करने हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस जिसको बोलते हैं। आपको पद दे दिया जाएगा सीधा कि आप एक कंपनी के डायरेक्टर MD है, उसके साथ साथ आपके पीछे 4 चीज़ें लग जाएंगी साहब, आपको हर अपना टैक्स शो करना पड़ेगा, हर चीज़ें शो करनी पड़ेगी। खैर वो तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स को कम करने का जो मॉडल चाइना ने दिया है वर्ल्ड को, वो सबसे ज़्यादा कारगर मॉडल है। और उसमें एक बड़ी आबादी को कैसे काम पे लगाया जा सकता है, इसके राज छुपे हैं।
चलिए साहब, मैंने आपको मार्केट के बारे में बताया। मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे हम पॉलिटिक्स को, राजनीति को हम कहते हैं कि साहब ये अच्छा है, ये खराब भी है, ऐसे ही बाजार को भी हम दो तरीके से देख सकते हैं कि बाजार अच्छा है और बाजार खराब है। हमारी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा कौन करता है? बाजार करता है। आपको कुछ लेना है, अभी मार्केट गए, आप जाकर खरीद के ले आएंगे, आपके जेब में पैसा होना चाहिए बस। लेकिन यही बाजार हमारे जीवन में एक लालच भी लेके आता है और कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत करने के लिए लाता है, क्योंकि हमें अपने चीज़ को, हमें अपनी सप्लाई को कैसे भी करके सामने बेचना है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा भी, देखिए जंगल में जानवर घूम रहे हैं, शेर को, हिरण को खाना है, हिरण को अपनी जान बचानी है। जानवर हम भी हैं, हमें भी किसी ना कहीं से कहीं पे करके अपना सिस्टम बनाना है। वो बात अलग है कि साहब भगवान ने हमें बड़े बड़े पंजे और बड़े बड़े दांत नहीं दिए तो हमने मार्केट बना दी, हमने बाजार स्थापित कर दिया था। अभी उनका एक जवाब देता हूँ। मुड़थल के पराठे कितने लोगों ने सुना था? दिल्ली गए होंगे आप लोग, दिल्ली से आगे आप कभी चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो मुड़थल के पराठे खाने को मिलता है, बड़ी फेमस दुकान है। हर कोई कहता है मुड़थल के पराठे, मुड़थल के पराठे। सरदार जी है अमरीक साहब, उनका मॉडल क्या था? उन्होंने क्या किया था? उनका ढाबा हुआ करता था, एक छोटा था। ढाबे के बाद जाके टैक्सी वाले जो थे उनसे संपर्क साध लिया कि साहब ऐसा है कि आप जो है अपनी गाड़ियाँ कहीं मत लेके जाओ, मेरे यहाँ बाहर लगा दो, ला के खड़ी कर दो। और अब वहाँ से जो साहब बाइक हाईवे से निकलता वो देखे, यार पता नहीं यहाँ 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसा क्या है यहाँ पे? हमारी आदत है ना साहब, कहीं कुछ हो जाएगा तो एकदम, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं एकदम देखेंगे कहीं कुछ हो जाता है तो हम पहले रुक के देखेंगे साहब हुआ क्या, क्योंकि हमें लगता है कहीं ऐसा ना हो हमारे ऊपर ही कोई आफत आ जाए। वैसे ही इंसान का ये चरित्र है, तो वो जो देखे वो कहे यार साहब पता नहीं क्या है यहाँ। तो धीरे धीरे हुआ क्या था कि जो टैक्सी वाले थे उनकी गाड़ियाँ हट गई और 80 गाड़ियाँ वहाँ आके लगी। और इतना चलता है अमरीका ढाबा। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, मार्केट में अपने आप को स्थापित करने के लिए स्ट्रेटेजी थी। पराठा वही है, कोई बहुत अलग अनोखा टेस्ट नहीं आ गया था उसमें, लेकिन लोगों के दिमाग में हो गया यार मुड़थल के पराठे बहुत अच्छे हैं, तो बहुत भीड़ लगी होगी। इसे कहते हैं मॉब साइकोलॉजी, भीड़ की साइकोलॉजी, भेड़ चाल। एक हमारे पड़ोस में, मैं दिल्ली का रहने वाला था, गुप्ता जी है, बिहार से आए, उन्होंने एक सब्जी की दुकान लगाई। सर ने वही बताया कि साहब क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो छोटा सा एग्जाम्पल है। लेकिन लोग जो है शहरों में तो मशीन बन चुके हैं, सुबह जाते हैं, महिलाएं भी सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, 7 बजे तक सबकी ड्यूटी ऑफ होती है। सब्जी खरीदने का और सब्जी छाटने का टाइम किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। वो मोल भाव भी खत्म हो गए, धनिया दे दो, मिर्ची दे दो उसके ऊपर, वो भी साफ खत्म होता है। अब तो क्या है कि विंडो स्क्रीन को, जो गाड़ी की विंडो स्क्रीन होती है वो नीचे होती है सिर्फ, और उसमें से बाहर निकाल के महिला ऑर्डर देती है, 1 किलो आलू ला दो, 5 किलो टमाटर ला दो, और वो अपने घर लेके चली जाती है ऊपर, पैसा दिया चले गए। अब इतना टाइम किसके पास नहीं है, सारे दिन नौकरी कर रहे हैं, आखिरी में अब ये भी झमेला देखेंगे कि सब्जी अच्छी आनी है। तो गुप्ता जी ने एक छोटा सा ठेला लगाया, वो क्या करे, मंडी में जाके सिर्फ A ग्रेड की सब्जी अपने यहाँ रखते, और जो उसके बाद की B ग्रेड C ग्रेड की सब्जियाँ थी वो सब जो है निकाल देते। हुआ क्या था, होते होते उनका नाम हो गया, उनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि साहब, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं छाटने का। गए गुप्ता जी को कहा ये दे दो, ये दे दो, गुप्ता जी 1 ग्रेड की सब्जी दे दी। गुप्ता जी हमेशा 20 रुपये 10 रुपये ऊपर फालतू लिया करते थे। अगर मार्केट में भिंडी 20 रुपये चल रही है तो गुप्ता जी 30 रुपये लेते थे। हमारी माता जी भी एक दिन हमसे कही कि भाई सब्जी ले आओ, भिंडी ले आओ। हम गए गुप्ता जी के पास, गुप्ता जी से पहले एक ठेला लगाया खड़े थे, हमने कहा भिंडी का भाव हो गया 20 रुपये की। हम गुप्ता जी के पास गए, हमें भिंडी का भाव है, गुप्ता जी बोले 40 रुपये। हमने कहा यार पीछे तो 20 की ले लो। अब साहब हम भिंडी तो ले आए 20 रुपये में, और बड़े अपने खुशी में कि देखो 20 रुपये बचा के दिए। अब माता ने भिंडी काटे, क्या भिंडी ले आया है, सारी की सारी पकी हुई है, और उसमें जो है आधी भिंडी खराब। काहे के वैज्ञानिक हो तुम, है भिंडी तक नहीं तुम्हें समझ आ रही है। हमने जल्दबाजी में मित्र का फोन आ गया था, फोन पे लगे लगे उठा लिए तो दे दिए। तो हमने कहा नहीं यार गुप्ता जी ठीक है, 40 रुपये ले लें, कोई बात नहीं, कम से कम माल तो अच्छा है। ये क्वालिटी की पावर है। लाइफ स्टॉक की बात करते हैं साहब, इतने हमारे यहाँ पे गाय भैंस हैं, आप देसी घी शुद्ध लेने निकल जाओ आपको मिलेगा नहीं। तो आगे में जो डालडा की चम्मच घुमाई जाती है वो आप बचा ही नहीं पा रहे हैं। रोजगार की हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी
क्वालिटी मेंटेन कर लीजिए साहब। आज के समय में किसी, मैं कमा रहा हूँ भाई, मैं PhD कर लिया मैंने, उसके बाद अब अच्छी नौकरी पे आ गया मैं, मुझे लोग कहते हैं कि साहब ये साहब वैज्ञानिक है, अच्छा खाना नहीं खा पा रहा, ना अपने परिवार को अच्छा भोजन दे पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं पैसे खर्च के भी नहीं, अभी आप इजी यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे वो इजी मार्ट है, नीचे चले जाइएगा, मॉल जो है वहाँ पे 2 तरह के राजमा रखे हैं, सेम प्रजाति है, 2 पैकेट रखे हैं, एक की कीमत 105 रुपये, दूसरा 210 रुपये, वही दाना उतना ही बड़ा। आप पूछेंगे क्या फ़र्क है, तो कहेंगे साहब ये वाला दूसरे वाला जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यानी कोई थर्ड एजेंसी ने सर्टिफिकेशन दे दिया कि साहब ये जो है खाने के लिए अच्छा है, निश्चिंत हो जाइए आप। तो हमें क्वालिटी को मेंटेन करना, तो बात है सिर्फ डिमांड करता है, कैसे हम डिमांड, हमें तो बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, आज के समय में इतना साधारण मंत्र है कि साहब आप क्वालिटी मेंटेन कर लीजिए, डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके पास। लोगों में बहुत जागरूकता हो रही है पहले के मुकाबले, कैंसर हॉस्पिटल्स में पैसे दे दे के लोग जागरूक हो चुके हैं। समझ रहे हैं आप, तो हमें स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी मार्केट में। आप मार्केट FPO की बात हम करते हैं साहब, कहते हैं 1000 किसान हैं, 1000 किसानों को एक साथ लेके चलना, किसानों को एक साथ लेके चलना आसान काम है क्या साहब? अगर मेरे पास 1000 की वर्क फोर्स हो और मेरे हिसाब से काम कर ले, हम पता नहीं क्या रेवोल्यूशन लाते, क्या क्रांति लाते देश भर। तो सब सबसे पहले तो ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं थोड़ा सा और स्लाइड आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, हम कहाँ पे, इस स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाना चाहा था, हमारा किसान है, युवा किसान है, उसकी अपेक्षाएं क्या हैं? सुबह 7 बजे जाऊँ, 1 बजे फ्री हो जाऊँ, आराम की मेरी ज़िंदगी हो, आराम की नौकरी हो, एक अपेक्षाएं हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, लाल बत्ती की गाड़ी हो मेरे पास, और वो जो है अपने खेत को, अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को, अपनी कैपेबिलिटीज को सिर्फ इसी भ्रम में पीछे छोड़ देता है कि साहब वो है दूसरा मुझसे ज़्यादा सुखी है, वो मुझसे ज़्यादा आनंद ले रहा है, उसके पास तो सरकारी नौकरी है, पैसा आ रहा है। हमारे इस एक गैप क्रिएट हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्यों हम लोग, मतलब आप देखिए रोजगार की बात करते हैं, हर कोई चाहता है कि साहब हमें गवर्नमेंट नौकरी, आप नहीं ले पाए तो आप अपने बच्चों से अपेक्षा करेंगे, आप पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे मोटिव आपका है कि यार ये नहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, आराम की को टिकी हुई तनख्वाह आती रहेगी। अब तो पेंशन भी बंद हो गई, NPS आने लगी है, पुरानी पेंशन तो खत्म हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में ये पहले से ही कुछ ऐसा हमने पीछे पूर्व में काल देखा हो, शायद है वो। देखिए मैंने तस्वीर दिखाई थी उसमें, अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन किया, अंग्रेजों ने एक सिस्टम डेवलप किया, उनको हमारे यहाँ रूल करना था। पहले तो बिजनेस कर रहे आए थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, बिजनेस करने के बाद उनकी जब इंटेंशन हमें रूल करने की हुई तो उन्होंने उसके लिए एक तंत्र निकाला जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आज के समय में कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसके बाद इंडियंस नीचे बैठे हैं और अपना सामान बेच रहे हैं और वो लोग ऊपर बैठे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये एक्सप्लॉयटेशन घर कर गया कि साहब जो है ये आदमी, और यही सबसे बड़ा कारण है साहब कि आप देखेंगे गांव का युवा समझदार होते हुए भी अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है तो कहीं ना कहीं शहर के युवा से कम्पीट नहीं कर पा रहा, अपने आप को थोड़ा हीन भावना महसूस करता है, और कहीं इंटरव्यू भी देने जाएगा तो सामने बैठा अधिकारी जो होगा वो भी ये सोचेगा कि नहीं साहब ये तो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का बंदा है, पता नहीं इतना सामर्थ्यवान है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में जहन में पहले से चली आ रही हैं, और उसके बाद फिर हमने, जब हमारे पास गवर्नमेंट आ गई, हमारे देश में हम आज़ाद हो गए, तो हमने देखा कि साहब जो लोग पढ़ लिए थे उस समय पे पढ़े थे, उनके पास पावर्स आ गई हैं, उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, उनके पास वो आराम की नौकरी और सुविधाएं आ गई हैं, और इस कारण से आज भी हमारे अंदर एक लालसा है कि साहब हम कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं। और इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया,
तो इस स्लाइड से मैंने एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि साहब दो तरह की चीज़ें होगी। इज्म बहुत तरह के हैं आजकल, जैसे हम कहते हैं कि साहब राष्ट्रवाद चल रहा है जिसको नेशनलिज्म बोलते हैं, ऐसे ये कैपिटलिज्म है और एक सोशलिज्म है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, क्योंकि हमारा सबसे मूलभूत उस समय पे एक उद्देश्य है था कि साहब हमें इक्विटी, समानता लेके आनी है, तो हमने सोशलिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। और उसमें हमने क्या खोया? उसमें हमने कहीं ना कहीं अपनी कैपिटलिज्म, यानी उसमें कहा गया कि हम गांव के लोगों को गांव तक ही रखेंगे और उनको खेती नहीं छोड़ने देंगे। एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने किया है, गुजरात की एक स्टडी की है, गुजरात और हमारा राज्य। मैं यहाँ गुजरात की बात क्यों कर रहा हूँ? देखिए, आप देश के टॉप एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, व्यवसायी आप उंगलियों पे गिन सकते हो साहब कि वो आते कहाँ से। अंबानी, अडानी और जितने आप गिन लीजिए, और आप कभी आप गुजरात जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सिनेरियो जो है वो बिजनेस को लेके हमारे यहाँ से बहुत अधिक है, और आज से ही नहीं है, ये बहुत पहले से है। और ये जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये भी यही कहता है कि लीडिंग स्टेट है एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में। वो कौन से कारण है साहब ये लोग जो है बिजनेस की तरफ जाते हैं और हम लोग जो है नौकरियों की तरफ आते हैं? तो कहीं ना कहीं जो कारण है वो जो मैंने पीछे आपको दो इश्यू बताए हैं, इनके पीछे छुपा हुआ है। तो मैं आप आर्य की बात करूंगा, तो आर्य का मतलब जो है वो ये है कि साहब हम अट्रैक्ट कर रहे हैं किसानों, जो युवाओं को, कि वो खेती की तरफ अपना रुझान रखें और खेती करें। तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प, ठीक है साहब, हमारे पास तो कौन कौन से बिजनेस है? सबसे पहले देखिए साहब, दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। मैं बस इसमें बहुत एक ट्रक्स दे दूंगा पूरी बात का। बिजनेस करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक होता है उत्पाद आपका और दूसरी होती है सेवाएं, यानी गुड्स एंड सर्विस। सर्विसेज में तो हम पहले ही एक्सपर्ट हैं, मानते हैं आप ये बात। और गुड्स जो है वो हम सिर्फ 29% दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये है कि अगर हम रूरल पर्सपेक्टिव में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें अगर हम, और किसान के नजरिए से देखें, खेती किसानी से देखें, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। किसान को जो सेवाएं मिल रही हैं वो सिर्फ या तो कोऑपरेटिव से मिल रही है या फिर सरकारी सेवाएं मिल रही हैं, और प्राइवेट में जो बैठे हैं वो सिर्फ इनपुट डीलर बैठे हैं, बाकी सेवाएं नहीं मिल रही है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा स्टार्टअप साउथ इंडिया में, कर्नाटका में स्टार्टअप शुरू हुआ है। स्टार्टअप मतलब कि अब हम बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ एक नया इनोवेशन उनमें लेके आए। उन्होंने क्या किया था, जैसे आप लोग अभी शहरों में आप देखेंगे, आपने एसी खरीदा तो एसी की हम एएमसी कराते हैं। ये एएमसी क्या भला है? हम क्या करेंगे किसी को कहेंगे कि हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ले लो, आप हमसे पैसे ले लो और आप साल भर हमारे एसी की सर्विस जो है आप देते रहना। कंपनी आती है, कहते हैं साहब हम एक आपके एसी की एएमसी दे देंगे। ऐसे ही साहब आपने आरओ लगाया, आरओ के लिए आपके यहाँ पे आके कहेंगे साहब हम एएमसी दे देंगे। साउथ के कुछ युवा लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया जिसमें उन्होंने जितने घरों में गाय या भैंस या पशुपालन जो करा करते थे उनके पशुओं की एएमसी ले ली। 300 रुपये लेंगे किसान से, कहा कि साल भर जो है इस पशु की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हम लेंगे, इससे रिलेटेड जो हमें सेवाएं दे रही है वो हम देंगे। डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। और उसमें साइकिल में अगर जहाँ एप्रोप्रिएट टाइम है, जहाँ सही समय है, वहाँ पे उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देना। ये युवाओं ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली, कंपनी बना दी कि साहब आप 300 रुपये चार्ज करो, गाय को टैग कर दिया कि इसको ये जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा, अगर कोई और बीमारी उसमें लगने वाली है, जैसे थनैला आ गया, तो थनैला आया तो साहब वो उस समय जाके उसको बचाने का काम करना, या और कोई बीमारी आ गई, एफएमडी आ गई, तो साहब उसको बचाने का काम करना। इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर बन गए। आज के समय में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते हैं, अगर हमारे यहाँ जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, कोल्ड स्टोरेज खोलने की बात करते हैं, आप यहाँ होने चाहिए कोल्ड स्टोरेज, एक दो से काम चलेगा। आप मटर की बात कर रहे हैं, ओडीओपी में मटर लेके आए हैं, हरा मटर का हम सबसे बड़े उत्पादकों में आते हैं, क्यों ना इसको फ्रीज करके हम एक्सपोर्ट किया जाए। अब हम सोचेंगे साहब एक या दो कैपिटलिस्टिक लोग हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, नहीं हो पाएगा। दूसरा, मटर की बात कर रहे हैं हम, बीज की इंडस्ट्री देख लीजिए साहब, जिन्हें जिन्हें 2-4 लोग हैं जो बीज पे काम करते हैं, जबकि हमारा बीज जो है वो सब जगह फेमस है कि साहब मटर का चारों का बीज, फिर भी हम जो है अपने आप को
तो यहाँ जरूरत यह है कि हमें गैप आइडेंटिफाई करना, हमें देखना था कहाँ पे जरूरत है और हम क्या सर्विस दे सकते हैं। हमारे किसानों को सर्विस की कमी है, इतने कीट लगते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, उसके लिए एक्सपर्ट हम तैयार कर सकते हैं कि साहब जो जाए और किसानों को, हमारे युवा हैं जाके किसानों को कीट के बारे में बताएं। IPM की एक टेक्नोलॉजी होती है साहब, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम ये पहले पता करते हैं कि साहब कीट कितना आगे है, कितना आएगा। मान लीजिए आपने खेत में गए, हिंदी देख लीजिए, आपने 1000 रुपए की दवाई लगा दी, हिंदी आपका नुकसान 200 रुपया कर दी, तो 800 रुपये का तो स्वयं नुकसान कर दिया आपने। तो ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? आप नहीं कर पाएंगे साहब, ये चीज आप पता नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक्सपर्ट नहीं है। वो एक्सपर्ट कौन हो सकते हैं? हमारे युवा हो सकते हैं, मोबाइल फोन चलाना जानते हैं, इनके पास बहुत पावर है। कैसे होंगे एक्सपर्ट? उसके लिए हमारा कृषि विज्ञान केंद्र था, आप हमारे पास आए, हमारे प्लांट प्रोटेक्शन के वैज्ञानिक हमसे सीखे कि साहब हम सर्वेलेंस कैसे करें। हम खेत में जाके बर्बाद कर रहे हैं लोगों को कीटनाशक खिलाकर। ये एक और एक एरिया निकल के आता है जहाँ पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं साहब। गुड्स की तो हम बात करेंगे, या अभी मशरूम उत्पादन की बात कर लेते हैं, हम FPO बना के बीज उत्पादन की बात कर लेते हैं साहब, हम और बहुत सारी चीजें हैं, नर्सरी की बात करते हैं। सब चीजें प्रोडक्ट देने वाली हैं, ये गुड्स हैं, गुड्स की कैटेगरी में आती है, उत्पाद की कैटेगरी में आती है। लेकिन उससे पहले आवश्यकता है हमें हमारे युवाओं को खेती में ऐसे स्टार्टअप लेके आने की जो हमारे किसानों को सर्विस प्रोवाइड करे। एक किसान से आप अपेक्षा करते हैं कि साहब वो सारा पूरा रिस्क ले, बीज बोने से लेके आखिरी तक फसल की कटाई तक उसकी जिंदगी में रिस्क भरा हुआ है। वो सारा रिस्क लेने के बाद उसके बाद बिजनेसमैन भी बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन जाए। वो मशीनें लगा के साहब आप उसका पैकिंग भी करेगा साहब, उसको आप चाह रहे हैं कि वो सब कुछ कर ले। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ जरूरत सिर्फ युवाओं की है, उनको सर्विस देनी है। देखिए ये पैकिंग, एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसकी पैकिंग है। ये पैकिंग इसलिए है कि हमें दो चीज़ें देती है पैकिंग। एक तो पूरी सूचना देती है, इन्फॉर्मेशन, FSSAI ने लाइसेंस दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्या चीज़ है, क्या है, ये इन्फॉर्मेशन देती है। और दूसरा एक काम कर रही है ये अट्रैक्ट करने का। मार्केट की बात करते हैं तो अट्रैक्शन का भी बहुत बड़ा काम करती है। एक चीज, एक सेब के ऊपर स्टिकर लगा दिया था 130 रुपए किलो, एक सेब पे स्टिकर नहीं लगा हुआ 80 रुपए किलो। भगवान जाने वो स्टिकर कितने लगाया, कौन है, क्या है, कहाँ तो स्टिकर देख के आदमी थोड़ा सा सोचता है यार ये जो है आलू आए नेट वाली उसमें भर के, तो आदमी वो पहले पकड़ता है। तो मार्केट के लिए अट्रैक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केट स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी साइकिल हम भी करते हैं लोग साथ। फाइनेंस में MBA कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फाइनेंस वाले सोचते हैं खर्चा कैसे निकालना सामने वाले का, मार्केटिंग वाले क्या सोचते हैं कि साहब क्या पीछे बेच रहे लगता है। अच्छा एक चीज और है, देखिए सेवाएं, जब हम सेवाओं की बात करते हैं तो सेवाओं में और गुड्स में उत्पादन कर रहे हैं और सेवाओं में एक बहुत मूलभूत अंतर क्या आता है। सेवाएं देने के लिए हमें कम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक सेटअप तैयार करना पड़ेगा। आप कोई भी उत्पाद देंगे, बीज देंगे तो बीज के लिए प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए आपको। लेकिन सेवाएं देने के लिए आपको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मैन पावर चाहिए था। सेवाओं की बहुत आवश्यकता है और बहुत सारी स्किल होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें मार्केट। देखिए साहब आपके पास उत्पाद है, आप अपने उत्पाद को, गुड है आपके पास, आप अपने उत्पाद को लेके जाएंगे, आपको मार्केट खोजनी पड़ेगी कि साहब ये जो है मेरा सामान ले ले। अगर उसकी डिमांड नहीं मिल पा रही है आपको तो, और सर्विसेज के लिए मार्केट आपके पास आती है। साहब मेरे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमारे पास आता था क्योंकि उसकी सर्विस इतनी वैल्यूएबल है, इसलिए हम लोग चाहते हैं ना, हम लोग हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर बन जाए। पहले हम सोचते हैं था क्योंकि उसकी सर्विसेज इतनी वैल्यू है। तो पहले तो हमारे युवाओं को सर्विसेज प्रोवाइडर बनना है, दूसरा सर्विसेज वैल्यूएबल होनी चाहिए जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे, किसान की सैलरी को बढ़ाने का काम करे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान आपके पास आएगा। आजकल तो हम सारी सर्विसेज जो है नेट से ले रहे हैं। उबर ने, ओला ने सर्विस दे दी तो साहब आप देख लीजिए उनके पास एक टैक्सी नहीं है, सबसे बड़े टैक्सी के मालिक है। ओला के पास कोई होटल नहीं है, सारे होटल पीट दिए उन्होंने। कौन है साहब ये? पेटीएम है, आपके जेब में पैसा हो ना हो, पेटीएम वाला उसका वॉलेट जो है जिसको बोलते हैं पर्स, उसका सबसे मोटा है। फेसबुक है क्या है, आपके हमारे बीच में जो सूचना का अभाव था उसको पूरा कर दे रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सर्विस है।
आप फोटो खींच के आपने तुरंत मुझे भेज दी, वो सर्विस है। हाँ, सर्विस आपकी वैल्यूएबल होगी, महत्वपूर्ण होगी और स्किलफुल होगी। हाँ, आपको कहीं मार्केट खोजने की आवश्यकता नहीं है। उत्पाद के केस में मार्केट आपको बनाना पड़ता है या मार्केट देखना पड़ता है, जब तक कि उसकी डिमांड बहुत अधिक ना हो। जैसे मास्क की डिमांड आएगी, आज उसके बाद मास्क बना के रख जाए, मिट जाएगा बिल्कुल, बना दो आप सैनिटाइजर। आज नहीं है, एक साल पहले थी, लेकिन डॉक्टर तब भी खाली नहीं बैठे थे, डॉक्टर आज भी नहीं बैठे। तो ये एक फर्क है हमारा, बहुत मूलभूत फर्क है। कुछ चीजें हैं बुंदेलखंड के पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजों की, देखिए लिस्ट मेरे पास पूरी है, हम हमारे एक बहुत क्या रोजगार कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे सब चीजों का प्रशिक्षण होता भी है। आर्या जो मैंने आपको बताया, ग्रामीण व्यवसाय की बात आई थी, ये पूरी लिस्ट है जिसमें बकरी पालन हम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बुंदेलखंड में नहीं दिखता, होना चाहिए। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर की बहुत अधिक मार है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसमें पूंजी लगती है। तीसरी चीज मशरूम का उत्पादन हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैं मशरूम के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। मधुमक्खी पालन, सरसों का शहद बनाने की कैपेबिलिटी हमारे यहाँ पे बहुत इस क्षेत्र में ज्यादा में सरसों होती है, आप मधुमक्खी पालन पे कर सकते हैं। और इस समय बता दो, इस समय पे उसका विकल्प ये है, आप कहेंगे आप क्या करें, सरसों तो रबी के मौसम में होती है, आप क्या करेंगे? तो हमने अपने यहाँ पे मधुमक्खी पालन किया, आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, और हमने सनफ्लावर लगाया है अपने यहाँ पे, और बहुत अच्छा सनफ्लावर होता है। मक्खियाँ आती है, अपने पूर्ति कर लेती हैं, तो उनको सस्टेन भी करना है, उनको बचा के भी रखना है। इसके बाद आता है साहब हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, सब्जी पालन, सब्जी करना, आपके ऑर्चर्ड बाग। आप कहें साहब आम लगाना, हमारे पास किसान आते हैं आम लगाना, भाई आम के पीछे क्यों पड़े हो? हमारे यहाँ पे 2 बेल खड़ी हैं, उस पर इतने बेल लगते हैं दुनिया भर के। हमारे यहाँ पे नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, उस पर दुनिया भर के नींबू, आंवले इतने होते हैं साहब। आप इनमें इनका बिजनेस कीजिए, आप इनके बाग लगाइए और देखिए इसमें कितना मुनाफा होता है साहब, इनका आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बाग लगाने में आप फिर भी फसल लगाने से काम लगाते हो, वर्कफोर्स कम लगती है आपको। हॉर्टिकल्चर को हम अपने उसमें लेके आ सकते हैं। इसके बाद आपका हम फूलों की बात करते हैं। हमने अपने केंद्र में ग्लैडियोलस लगाया, हमने अपने केंद्र में मानसिंह है, गेंदा लगाए थे। हर का में पूरे में भेड़ था, भेड़ के बीच में लगी, जंगल में मंगल हो रखा था। तो सबसे पहले आवश्यकता तो यह था हमें यहाँ के एक्सपोजर देना है, हमें बैठे नहीं रहना, बैठ के कोई आपको बिजनेस नहीं करना, कोई रोजगार नहीं। इसके बाद हम आपका क्या हमारे क्षेत्र की महुआ में जैसे पान का काफी अच्छा काम बिजनेस हो सकता है। पान का देखिए छोटे से यहाँ पे फ्रेंचाइजी है, बनारसी पान आपने देखा वो रेलवे रोड पे बगल में ही है, ऐसे क्या कहेंगे क्या है कि फ्रेंचाइजी। गाजियाबाद में बैठ के एक आदमी थे, एक स्टूडेंट ग्रुप था, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंचाइजी एक ब्रांड बनाया बनारसी पान का, और आज वो जो है वो एक अच्छी खासी एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, उसकी फ्रेंचाइजी पूरे तक में आ गई है। बनारसी पान पत्ता महुआ का आता है काम, ऐसा गाजियाबाद वाला काम है। तो ऐसे देखिए मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ साहब, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, उसके बाद स्किल आपको कहाँ मिलेगी ये देखना है। अब मैं मशरूम की बात करूँगा, मशरूम में एक कीड़ा जड़ी मशरूम होता है, चलिए करता हूँ उसकी बात। इसके बाद जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे वैल्यू एडिशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे हम कर सकते हैं। नर्सरी देती, देखिए मैं बैंगलोर गया था साउथ में आप देखिए यहाँ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जी का काम नहीं होता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में होता है, हमें उसी को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग जो है नर्सरी भी लगाते हैं, और आप साउथ में देखेंगे तो युवा लोग जो है नर्सरी का बिजनेस करते हैं साहब। वो अपना 1 महीना पूरा टमाटर की, बैंगन की, इनकी नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाने के बाद वहाँ कोई बीज नहीं खरीदता, आप बीज खरीदना पसंद नहीं करते, लोग डायरेक्ट नर्सरी लेते हैं पूरी की पूरी। आप बीज लेके आ रहे हैं, 80% जर्मिनेशन हो रहा है, 20% का आपका लॉस है। लेकिन आप एक विकसित पौधा लेके आ रहे हैं तो उसमें लॉस आपका कम है, और आपका समय बचता है 1 महीने का। 1 महीने का बड़ा पौधा आपको मिलता है, आपका 1 महीने का खेत बचता है, और जो युवा ये काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिलता है। कैसे लगाते हैं आप नर्सरी? हाइको ट्रेस में लगाते हैं। उनके यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, कोकोनट बहुत होता है, नारियल, और नारियल का जो बीज बना लेते हैं कोको बीज बोलते हैं जिसको, उसकी हेल्प से लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी बहुत ऑप्शन है करने के।
लेकिन इसके लिए आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, आपको उसकी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे 1 महीने का समय बचाया, साथ में आपने अच्छी एक पॉज दी। तो एक काम ये कर सकते हैं नजरी रेटिंग का, ये देखिए ये फोटोग्राफ है। मशरूम क्या है था? कितने लोग मशरूम देखे हैं? अरे जरा बड़ा हाँ तो यार, तो नहीं देखे उनको हम बुलाएंगे ना अपने केंद्र में। और खाए कितने लोग हैं? कितने लोग अपने खेत में मशरूम लगाए हैं? विक्रम जी तो खैर मजे ले रहे हैं हमारे तो ये ट्रेनिंग ले चुके हैं हमारे यहाँ। देखिए मशरूम की एक खासियत ये है मशरूम की दाल, इसके लिए खेत की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे जो लैंडलेस लेबर होते हैं, हमारे ऐसे युवा जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, वो मशरूम का काम कर सकते हैं। और मशरूम का काम छोटे से शुरू कीजिए। आप बटन मशरूम लगाना, ऑयस्टर मशरूम लगाना शुरू कीजिए, और उसके बाद मशरूम की इतनी वैराइटीज है साहब, इतनी वैराइटीज है कि आप सोच नहीं सकते। अभी एक कीड़ा जड़ी मशरूम पंजाब में लगाया है, 5 लाख रुपए उसका रेट चल, 5 लाख रुपए किलो, एडिशनल यूज है उसका। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक लैब चाहिए, लैब में लगाए वो चीज़ें सीखी जाती है। उसके लिए कोई विशेष पढ़ाई नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए बस। अब प्रॉब्लम क्या है, हमने आपसे यहाँ पे कई लोगों को मशरूम की ट्रेनिंग दी और वो कह रहे था मार्केट की मिल रही, मार्केट क्यों नहीं मिल रही? मैं ये फोटो यहाँ क्लियर नहीं है, फोटो में मैं ये दिखाना चाहता, आप इस फोटो में देख सकते हैं साहब, जब तक इतने बड़े पैमाने पे आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मार्केट किसी चीज़ की नहीं मिलती। आप लुटते हैं अगर आपके पास कम चीज़ है, आपके पास सप्लाई कम है तो बल्क की कीमत है। मार्केट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बल्क है, इसीलिए गवर्नमेंट कह रही है साहब एफपीओ बनाओ। क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि आप किसान उत्पादन संगठन बनाइए, मिलके कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास बल्क नहीं है, आपके पास नहीं व्यापारी आएगा, और बल्क होगा तो विदेश से क्यों क्या आएगा, आगे आएगा साहब यहाँ बल्क मिल रहा है मुझे दे दो। आपके पास बल्क होगा तो अगर आपको उसको बल्क को स्टोर करने के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, तो एक कैपिटलिस्ट एक घाट है आपकी कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने का। और आपके पास बल्क नहीं है तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, पूंजी लगाएगा तो कोई कभी ना, जब उसको भी मुनाफा हो। तो हमने मशरूम की ट्रेनिंग ले ली, मशरूम हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें जरूरी है कि साहब इतने लोगों ने ट्रेनिंग ली है, कम से कम वो तो अपना ग्रुप बना ले, वो तो मिलके कर ले, तभी तो हमें एक बड़ी चीज होगी। अगर हम कहते हैं कि चलो उसे सुखा के पाउडर बना के भेज दो, तो कम से कम पाउडर भी तो इतना हो कि उसको भेज सकें। तो ये बल्क की इम्पोर्टेंस है। अच्छा, एक मूल्य संवर्धन की हम बात करते हैं। देखिए मूल्य संवर्धन की तो बहुत चीजें सर ने चीजें दिखाई है, सब मूल्य संवर्धित उत्पाद है। मैं तो सिर्फ 2 3 4 चीजें लेके आया हूँ साहब यहाँ पे। एक तो हम बात करेंगे पिपरमेंट की। यह सन 2000 के आसपास से पिपरमेंट लगना शुरू हो गया था। बुंदेलखंड जो है इतने सालों से पैकेज ले रहा है, कह के कि साहब हमारे यहाँ पानी की कमी है, और साहब यहाँ पिपरमेंट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं साहब पिपरमेंट? हमारी दलहन कहाँ चली गई? दलहन का कटोरा दें। तो उसका कारण ये था कि साहब यहाँ जो गवर्नमेंट सब्सिडी है, जो यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, तेल निकालने की मशीनें लग गई, उसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। ये है प्रोसेसिंग मूल्य संवर्धन। जहाँ प्रोसेसिंग आ जाती है वहाँ उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, पूरी स्थिति बदल जाती है। और हमारे यहाँ आज देखिए आप पिपरमेंट, ये इसका कारण था। ये दूसरा, आज के समय की हम बात कर रहे हैं मटर, आप मटर पे जोर दे रहे हैं, आप देखिए सारा सिस्टम चेंज होता जा रहा है। चने का एरिया हमारा पूरा घट गया है, श्रिंक हो गया है। मसूर हमारी घट गई है, श्रिंक हो गई है। बची कितनी है? मटर और आपका गेहूँ। अब मटर के साथ क्या हो रहा था? आपने मटर को सपोर्ट दिया है, आपने स्प्रिंकलर्स दिए किसानों को, आपने उसके बाद क्या कहते हैं, अब आप कोल्ड स्टोरेज भी दे रहे हैं, आप एक सिस्टम बना रहे हैं, आप प्रोसेसिंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ताकत है वैल्यू एडिशन की, मूल्य संवर्धन की। अच्छा, हमारे पास आप सरसों भी है, सरसों का तो हम तेल भी निकालते हैं, तो एक हमारे पास एरिया ये भी निकल के आता है। खास तौर पे जो जमुना के किनारे, बेतवा के किनारे आपकी सरसों लगती है, वो आपकी ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट है, और आप लोग उसका सर्टिफिकेशन करा के उसको आप बेच सकते हो, उसका ऑयल निकाल के ऑर्गेनिक का स्टैम्प लगवा के। तेल लोग खाते हैं, तेल का इस्तेमाल होता है हमारे भोजन में,
अगर वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता क्यों नहीं हो, बिल्कुल आराम से हो सकता है साहब हमारे यहाँ पे। लेकिन किसी कोई सरसों के तेल की तरफ जाता नहीं है। और एक नीचे चौथा प्रोडक्ट लिखा है साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ के साथ मैं अपनी वार्ता भी खत्म करता हूँ, बहुत देर हो गई। चौथा प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे है कुमेड़ा, पंछी का पेटा साहब, पूरी जगह पंछी का पेटा चलता है। आप कभी निकल जाओ ट्रेन में, हमारे यहाँ पे इतना कुमेड़ा है कि पे खराब हो जाता है, सड़ जाता है। सबसे बड़ी कमी है साहब उसकी प्रोसेसिंग नहीं है हमारे यहाँ पे, प्रोसेसिंग हमें डेवलप करने की जरूरत है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं एच गोल्ड को, हाईएस्ट एल्कलिनिटी है इसमें 13 pH इंडेक्स इसका जो है। और डॉक्टर कहते हैं जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कैंसर तक हो गया हो, सुबह उठ के सफ़ेद पेठे का जूस पियो। और शहरों में इसकी बहुत हैवी डिमांड है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास इतनी बहुमूल्य कमोडिटी है और उसको हम जो है इस्तेमाल में नहीं ले रहे। सो वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बस 2 मिनट अपने केवीके के बारे में बताता हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र रूरा मतलब में। आप हमारे यहाँ के देखिए, केवीके के हमारे 4 मैंडेट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है। पहला तो ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी या शोध किसी भी शोध संस्था से आएगा उसको अपने यहाँ पे 1 मिनट सुन लीजिए सर भाई साहब, 1-2 मिनट, उसको हम अपने यहाँ पे टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के बाद हम उसको बताएंगे कि साहब ये हमारे यहाँ के लिए सूटेबल है या नहीं है। इस साल हमने अपने सारे OFD सारे उद्देश्य से नेचुरल प्राकृतिक खेती में ली है सर, ताकि हम देखना चाहते हैं प्रत्येक युग में साइंटिफिक तरीके से हम बिल्कुल इसको प्रूव करना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती करके कितना फायदा हमारे किसानों को। दूसरा हमारा होता है प्रदर्शन, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदर्शन को भी हमने इस बार अपना केंद्रित किया है प्राकृतिक खेती में। जितने सर ने आप बताए थे ब्रह्मास्त्र, जीवामृत, इन सबका डेमोन्स्ट्रेशन हम फील्ड में देंगे, ताकि हमारे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से पता चल सके कि साइंटिफिकली ये कितने इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज हमारी जो होती है वो होता है प्रशिक्षण। जिस स्किल की मैं आपसे FPO फेल हो जा रहे हैं, कारण क्या है? अरे साहब 1000 लोगों को आप जब तक ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दोगे, उनको कोहेसिव करने की, चिपकाने की ट्रेनिंग नहीं दोगे, वो स्ट्रेटेजीज नहीं बनाओगे जिससे वो आपस में मिलकर काम कर सके, आप कैसे 1000 लोगों को आप काम करवा सकते? जबकि हर किसी का हित जो है वो आर्थिक है। तो इसलिए इस चीज के लिए FPO के लिए बहुत जरूरी है कि इनको ट्रेनिंग डिवाइड करा जाए। FIGs में इनको डिवाइड किया गया था, 50-50 लोगों का समूह बनाया था, समूह बना के इनका ट्रेनिंग किया। कृषि विज्ञान केंद्र में ये सुविधाएं की है। इसके अलावा हम लोग और बहुत चीज़ों पर काम करते हैं। ट्रेनिंग है हमारा जूनियर नंबर में, आप देख सकते हैं महिलाओं को से हमने ट्रेनिंग दी है। एक प्रॉब्लम अभी पराली जलाने की आई है, तो भूसा बायोडिकम्पोजर का हमने अपने यहाँ ट्रायल लगाया इस साल में। तो इस तरह की समस्याओं में भी हम काम करते हैं। सारा साइंटिफिक वर्क है। मेन जो है कृषि विज्ञान केंद्र को ये माना जाता है कि साहब ये जो है किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, इसलिए आप कभी भी हमारे यहाँ आएंगे। रबी में तो आपको कम से कम 100 प्रजातियों के डेमोन्स्ट्रेशन मिलेंगे। आप लोग आते हैं, आप देखते हैं। तो सभी किसानों और युवाओं का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में। आप आइए, चीज़ों को सीखिए और सीखने के बाद उसको ग्राउंड में उतारिए। और दूसरा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि आप सर्विस पे काम कीजिए, स्टार्टअप लेके आइए।